नमस्कार साथियों, लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करें राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है हाड़ौती का पठार। राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में डिवाइड करके हमने पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक ले रखा था वो है अपना हाड़ौती का पठार। और हाड़ौती का जो पठार है उसकी उत्पत्ति कब हुई, ठीक है, द्वितीयक महाकल्प, ये सारी हमने चर्चा कर ली। उसकी उत्पत्ति, उसका विस्तार और उसकी विशेषताएं, ठीक है, ये जो 3 टॉपिक थे इसके बारे में हमने हर एक क्लास में चर्चा कर ली है। और अभी जो टॉपिक लेते हैं हम वो है हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण, ठीक है। राजस्थान का जो भी भौगोलिक प्रदेश है, जैसे राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है, तो इन हर एक भौगोलिक प्रदेश की उत्पत्ति कब है, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसकी विशेषता क्या है और उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। तो इसी मैटर पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें अभी हम देखते हैं हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण, ठीक है। जो हाड़ौती के पठार का जो वर्गीकरण है ना वो 2 पार्ट में किया गया, एक तो विंध्य कगार क्षेत्र और एक दक्कन का पठार। जो ये वर्गीकरण है ना वो उच्चावच के आधार पर किया गया, ठीक है, आप ध्यान में रखना। हाड़ौती के पठार का जो वर्गीकरण है 2 पार्टों में वो उच्चावच के आधार पर किया गया है, एक तो विंध्य कगार क्षेत्र और एक दक्कन का पठार, ठीक है। अब जो विंध्य कगार क्षेत्र है उसको भी आगे जो है 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक, इसी प्रकार से जो दक्कन का पठार उसको भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो विंध्य कगार क्षेत्र है इसको जो है भौगोलिक संरचना है उसके आधार पर डिवाइड किया गया है, जैसे कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ ये विंध्य कगार क्षेत्र में आती है, नदी निर्मित मैदान ये इसमें आते हैं, फिर है शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र जो कि विंध्य कगार क्षेत्र का पार्ट है, ठीक है। और जैसे ऐसे ही हम दक्कन का जो पठार है उसमें पढ़ेंगे, जैसे कि झालावाड़ का पठार हो गया और गंगाधर प्रदेश हो गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि विंध्य कगार क्षेत्र है क्या, और इसमें ये जो 3 पार्ट डिवाइड किए गए हैं उन पार्टों में कौन कौन से राजस्थान के क्षेत्र शामिल होती है। चलिए देखते हैं कि जो विंध्य कगार क्षेत्र है वो है कहाँ से कहाँ तक, और ये जो है वो किस प्रकार जो है अपनी जो राजस्थान में है वो रोल रखता है। देखो विंध्याचल जो है विंध्य कगार क्षेत्र वो एमपी से शुरू होकर झारखंड तक, ठीक है, पूरे भारत में ये बीचों बीच में है, जिसके कारण क्या है, इस विंध्याचल के कारण क्या है, जो उत्तर का पार्ट बच जाता है वो उत्तरी भारत में और दक्षिण का जो पार्ट है दक्षिणी भारत में, यानी कि भारत के बिल्कुल बीच में होने के कारण ये भारत को जो है उत्तर और दक्षिण में बांट देता है, ठीक है, ये थी विंध्याचल। अब जो विंध्य कगार क्षेत्र है वो क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो बनास नदी के मुहाने से चंबल नदी के मध्य स्थित जो बलुआ पत्थर निर्मित जो मैदान है ना, यहाँ से बनास नदी यहाँ से चंबल नदी, इसके बीच का जो मैदान है वो क्या कहलाता है, विंध्य कगार क्षेत्र कहलाता है। इसको मैप से समझते हैं। देखो यहाँ से ये बनास नदी निकलती है, ठीक है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, फिर राजसमंद चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा अजमेर टोंक और सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान है जहाँ पर ये बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जो चंबल नदी है वो चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से अपने राजस्थान में प्रवेश करती है, एमपी की जनापा पहाड़ियों से निकलती है, फिर ये अपने राजस्थान में होती हुई धौलपुर से होती हुई वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो पार्ट बचता है ना, चंबल और बनास नदी का मुहाना और चंबल का जो भाव क्षेत्र है, इसके बीच का जो पार्ट है वो आता है विंध्य कगार क्षेत्र में। यहाँ पर बलुआ मिट्टी का जमाव है और ये जो है विंध्य कगार क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं जो विंध्य कगार में पहाड़ियाँ बताई गई है, जैसे कि हम ये देखो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ होगी, नदी निर्मित मैदान हो गया और शाहबाद उच्च भूमि होगी। अब अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में पहाड़ियाँ कौन कौन सी शामिल है विंध्य कगार क्षेत्र के पार्ट में, इसमें आती है बूंदी की पहाड़ियाँ शामिल होती है, कुंडला की पहाड़ियाँ शामिल होती है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ शामिल होती है और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ शामिल होती है, जो क्या है विंध्याचल का ही पार्ट है। अब ये पहाड़ियाँ किस प्रकार से, इनको हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये रही जो विंध्य कगार क्षेत्र की पहाड़ियाँ जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में शामिल होती है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बूंदी की पहाड़ियाँ, ठीक है। बूंदी की पहाड़ियाँ जब वो पूरी 96 किलोमीटर में फैली हुई है, जो कि कहाँ पर है, बूंदी में ही है। और पूछ ले जो बूंदी की पहाड़ियाँ उनकी सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, चोटी है, वो कौन सी है, वो है सतूर, जो कि 353 मीटर है, ठीक है। सतूर जो है बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची पहाड़ी है, 353 मीटर, ठीक है। फिर हम देखते हैं कुंडला की पहाड़ियाँ जो कि कोटा है, कोटा के जो आसपास का क्षेत्र है उसमें इस प्रकार से कुंडल के आकार में ये जो फैली हुई है, तो इन्हें कुंडलाकार पहाड़ियाँ कहते हैं, ये कोटा में है। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ियाँ, ठीक है, जो कि बूंदी से लेके कोटा के बीच में ये फैली हुई है। और ये जो रामगढ़ की पहाड़ियाँ इनको हॉर्सशू घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उल्कापात हुआ था जिसके कारण इनका आकार जो है वो घोड़े की नाल के बराबर बन चुका है, ठीक है।
अब ये जो रामगढ़ की पहाड़ियों में एक विशेष इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर एक जियो हेरिटेज बना हुआ है पर्यटन की दृष्टि से, जो कि राजस्थान को प्रथम जियो हेरिटेज है पर्यटन की दृष्टि से, और भारत में जो ये अपना तीसरा स्थान रखता है जियो हेरिटेज पर्यटन की दृष्टि से, वो है रामगढ़ की पहाड़ियाँ बूंदी में बना हुआ। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, जो क्या है 120 मीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, और मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो है चांदबाड़ी, जो कि 517 मीटर है। ठीक है, 517 मीटर है, ये चांदबाड़ी है यहाँ पे मुकुंदरा की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ये इस प्रकार से थी यहाँ की पहाड़ियाँ, जो हमने देखा था अभी अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ विंध्य कगार क्षेत्र की। अब ये पूछ ले जो विंध्य कगार क्षेत्र है, या फिर पूछ ले दक्षिण का जो पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो भी क्या है चांदबाड़ी है, जो 517 मीटर और कोटा में है। ठीक है, ये अपना मैटर यहाँ पर अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के बारे में ये क्लियर होता है। अब हम आगे देखने वाले हैं नदी निर्मित मैदान। ठीक है, अब नदी निर्मित मैदान में कौन कौन सा पार्ट आता है, थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं पहले कि हाड़ौती के पठार उसमें दर्रे कौन कौन से हैं, जैसे कि बूंदी दर्रा है, चेतवास दर्रा है, रामगढ़ खटगढ़ दर्रा है और लाखेरी दर्रा है। ये जो दर्रे हैं वो हाड़ौती के पठार में आते हैं, और जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ उनका जो संकीर्ण मार्ग है उसको दर्रा कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नदी निर्मित मैदान। ये वही क्षेत्र जो कि चंबल नदी है, ये देखो चंबल नदी जो है, चंबल नदी उसके आसपास, जैसे कि बूंदी का पार्ट आ गया और कोटा के पार्ट आ गया, और इसके बीच में चंबल नदी है, और इसके आसपास का जो मैदानी प्रदेश है जहाँ पर नदियों के द्वारा उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी लाकर बिछाई जाती है, वो जो क्षेत्र है वो नदी निर्मित मैदान में आता है, जो कहाँ पर है कोटा और बूंदी में है। ठीक है, ये हो गया अपना सेकेंड मैटर क्लियर, जो था जो अपने विंध्य कगार क्षेत्र था उसका अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ और नदी निर्मित मैदान। अब हम देख लेते हैं जो विंध्य कगार क्षेत्र का तीसरा पार्ट बचता है वो है शाहबाद उच्च भूमि। ठीक है, अब शाहबाद उच्च भूमि ये कहाँ पर है राजस्थान में, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो अपना हाड़ौती का पठार है, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ है, इसमें जो शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र है वो है बारां में, बारां के दक्षिण और पूर्व में, बारां के दक्षिण और पूर्व में कुल कितना है 450 मीटर की जो ऊंचाई है उच्च भूमि है, वो कहाँ पर आती है शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में आती है। ठीक है, और शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है वो है कांबा 456 मीटर। शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कांबा 456 मीटर है। ठीक है, और शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में ना जो शहरी जनजाति ज़्यादातर निवास करती है, शहरी जनजाति का निवास क्षेत्र ज़्यादातर बारां ही है, तो वहाँ पर ये क्या है झूमिंग कृषि करती है, जिससे शहरी जनजाति क्या कहती है वात्रा कृषि कहती है। ठीक है, तो ये था अपने विंध्य कगार क्षेत्र का तीसरा पॉइंट जो हमने शाहबाद उच्च भूमि देखा था। ठीक है, अब एक बार इसी डायग्राम पे दोबारा से देख लेते हैं। हाड़ौती के पठार में विंध्य कगार क्षेत्र था और दक्कन का पठार था, जिसमें विंध्य कगार क्षेत्र का मैटर हमने क्लियर कर लिया। अब हम देख लेते हैं दक्कन का पठार, जिसमें झालावाड़ और डगगंगदर प्रदेश, झालावाड़ और डगगंगदर प्रदेश शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं झालावाड़ और डगगंगदर प्रदेश में। ये है हमारे विंध्य कगार क्षेत्र, ऊपर जो बचता है कोटा बूंदी और बारां। ठीक है, ये जो इतना पार्ट है वो विंध्य कगार क्षेत्र में आता है। फिर हम देखते हैं दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन के पठार के दो पार्ट थे, एक तो झालावाड़ का और एक डगगंगदर प्रदेश का। ये जो दक्कन का पठार ये क्या है मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। ठीक है, तो जो झालावाड़ का पठार है वो कहाँ है झालावाड़ में फैला हुआ है, और इसके साथ ही जो डगगंगदर प्रदेश है वो है झालावाड़ के दक्षिण और पश्चिम में, और 350 मीटर की उच्च भूमि क्षेत्र में ये जो है डगगंगदर प्रदेश है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये मैटर क्लियर हो चुका है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने हाड़ौती का पठार देखा था उसकी विशेषता, विस्तार, वर्गीकरण और उसका जो क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, वो सारी बातें हमने चर्चा कर ली। और आज जो टॉपिक है वो वर्गीकरण के बारे में था, जिसमें विंध्य कगार और दक्कन का पठार और ये राजस्थान के जो हाड़ौती के पठार वहाँ पर किस किस क्षेत्र में आते हैं, कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, वो हमने चर्चा कर ली। तो आगे का जो टॉपिक रहने वाला है वो हम लेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो राजस्थान का दूसरा भौगोलिक प्रदेश है हमारे डिवाइडेशन के अनुसार से। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राम राम।